हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 टू क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ऑफ नीट 2026 फिजिक्स पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 to 36 ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं हम लोग पहले ही, 4 पार्ट्स में। ठीक है। तो अब हम लोग बेसिकली लास्ट पार्ट में हैं और इसमें बस हमें लास्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37 टू क्वेश्चन नंबर 45। चलिए स्टार्ट करते हैं करना। तो consider a particle moving along a straight line whose position as a function of time is given by s t is equal to alpha t square minus beta t plus gamma, where alpha is equal to 1 meters per second square, beta is 6 meters per second, and gamma is 5 meter. The average speed of the particle in meters per second from t is equal to 0 to t is equal to 6 second is। चलिए इसको करते हैं हम। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। देखिए हम एस टी जो है अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिखते हैं। दैट इज एस टी इज टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 5। ठीक है, ये हो जाएगा। इससे वीटी क्या आ जाएगा? वीटी आ जाएगा हमारा डी एस टी बाय, सॉरी, डी एस टी बाय डी टी। इससे क्या आ जाएगा हमारा? वी टी इज इक्वल टू 2t माइनस 6। तो देखिए v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया 2t माइनस 6। मतलब हमें वेलोसिटी का रिलेशन पता चलेगा कि वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है टाइम के साथ। अब हमें ये पता करना है कि क्या 0 से 6 सेकंड के बीच में कभी ऐसा हुआ है कि हमारी वेलोसिटी जीरो हुई है। वो बेसिकली इंडिकेट ये करेगा कि क्या हमारा मोशन एक ही डायरेक्शन में है या डायरेक्शन रिवर्स भी हो रहा है कहीं पे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो 2t माइनस 6 जो है, जीरो कहीं पे हो रहा है, तो देखते हैं टी इससे क्या आ जाता है, 3 सेकेंड्स। तो यस, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे हमारी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद मोशन का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस सवाल में। तो अब हमें ये चीज पता चल गई, वी टी हमें ऑलरेडी पता है, वी एज अ फंक्शन ऑफ टी हमें ऑलरेडी पता है, वो क्या है, 2t माइनस 6। तो ये तो हमें पता चल गया कि वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है एक लीनियर रिलेशनशिप है। अब हमें ये पता करना है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो पे वी क्या था। तो वी जीरो क्या था हमारा, -6 meters per second। एंड एट टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे वी 6 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 6 meters per second अगेन। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसको अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज वी टी टी। इसे क्या आ जाएगा, ये है 6 सेकेंड, 6 सेकेंड पे 6 meters per second वेलोसिटी। ये 3 सेकेंड है। और ये 0 सेकेंड पे क्या है, -6 meters per second वेलोसिटी हो जाएगी। अब देखिए हमें क्या यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे पूछा है एवरेज स्पीड, न कि एवरेज वेलोसिटी। ये हमने जो ग्राफ बनाया ये किस चीज का बनाया है, ये हमने एवरेज, सॉरी, ये हमने बनाया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो अगर इस ग्राफ से हमें पता करना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक चीज याद रखिएगा। अगर हमें एवरेज स्पीड पता करनी है तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना होगा। अब देखिए अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो टी एक्सिस के ऊपर वाले ग्राफ को हम, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम पॉजिटिव से नोट करते, और जो टी एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है, ये वाला रेड जोन है, जो शेडेड रीजन है, उसको हम नेगेटिव से नोट करते और फिर विद प्रॉपर साइन हम ऐड करते और फिर वो डिस्प्लेसमेंट आ जाता जो भी होता। बट यहाँ पे हमें एवरेज
डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी, हमें एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, या इसके हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, हमें निकालना क्या है, हमें पूछा एवरेज स्पीड क्या होगी, तो हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड अगर हमें निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड डी किसके बराबर हो जाएगा। देखिए ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 6 मीटर्स पर सेकेंड। ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 3 सेकेंड्स। ये कितना है, दिस इज 3 सेकेंड्स। और ये कितना है, दिस इज 6 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो जाएगा। ओके। तो अब हमें क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है, वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ इंटू 3 इंटू 6 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 6। इससे डिस्टेंस डी कितना आ जाएगा, डिस्टेंस डी जो आ जाएगा दैट विल बी 18 मीटर्स। ठीक है, ये आ गया। तो अब हमें एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डी अपॉन टाइम टेकन टी। टाइम टेकन, जितना भी टाइम है, टी। तो इससे क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कितना है हमारा 18 मीटर होल डिवाइडेड बाय 6 सेकेंड। तो इससे क्या आ जाएगा, दिस इज 3, दिस विल बी 3 मीटर्स पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा, 3 मीटर्स पर सेकेंड विल बी द आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेट्स सी, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सॉरी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा है इन गीगर बार्टसन एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स एन थीटा इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल थीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट प्लॉट। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि जो एन थीटा होता है दैट इज इक्वल टू, हम कुछ इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, के अपॉन साइन 4 थीटा बाई 2। ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एन थीटा जो है, एन थीटा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा इन डिग्रीज, ऐसा कुछ रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसके लिए इन सब में करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक्चुअली पहले मार्क भी था इसमें। ठीक है, तो इसका पहले मार्क भी यही, फर्स्ट ऑप्शन ही मार्क था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 है, फॉर साउंड वेव्स द नंबर ऑफ नोड्स फॉर फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन एंडेड पाइप इज एन, and that for ninth harmonic of the same pipe with one of its ends closed is m. Ratio of n upon m is, for open-ended pipe, for open-ended pipe यहाँ पे जो होगा, नंबर ऑफ नोड्स जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ नोड्स n किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ हार्मोनिक उसके बराबर होता है, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। तो इससे n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा 5। ठीक है, n आ जाएगा हमारा 5 फॉर,
और किसके लिए बोल रहे हैं? फॉर, अच्छा, क्लोज एंड। फॉर पाइप विद वन एंड क्लोज्ड। पाइप विद वन एंड क्लोज्ड, इसमें क्या होता है? फर्स्ट हार्मोनिक के लिए तो ये हो जाएगा, नंबर ऑफ नोट्स कितने हो जाएंगे इसके? दैट इज इक्वल टू वन, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए। ठीक है। थर्ड हार्मोनिक के लिए, फिर इसके बाद थर्ड हार्मोनिक आता है इसका। थर्ड हार्मोनिक के लिए नंबर ऑफ नोट्स कितने हो जाएंगे? टू। फिफ्थ, फिर इसके बाद आएगा फिफ्थ हार्मोनिक। फोर्थ नहीं आता, फिर आता है फिफ्थ हार्मोनिक। नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू थ्री। सेवेंथ हार्मोनिक, नंबर ऑफ नोट्स इसी कितने हो जाएंगे? फोर। नाइन्थ हार्मोनिक, नंबर ऑफ नोट्स कितने हो जाएंगे? फाइव। तो ये है एम। ठीक है। एन बाई एम कितना हो जाएगा? एन बाई एम इज इक्वल टू फाइव बाई फाइव, वन, वन, implies n by m is equal to वन। ठीक है, n by m is equal to वन। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर वन, n by m जो हो जाएगा दैट विल बी वन। ठीक है। सो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एंड एल रेडियस आर, इफ n is the number of turns per unit length and mu naught is the probability of free space, then reactance of the solenoid is। तो एल आई किसके बराबर होता है? एन फाई के बराबर। तो इससे इंडक्टेंस कितना आ जाएगा? एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। तो एल कितना आ जाएगा इसका? एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, फाई कितना हो जाएगा? बी इंटू ए अपॉन आई। ठीक है। तो इससे एल कितना आ जाएगा? एन इंटू बी। बी कितना है? म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन आई इंटू ए अपॉन आई। आई से आई चला गया। एल कितना आ जाएगा? म्यू जीरो एन ए इंटू कैपिटल एन। ठीक है। इससे क्या आ जाएगा? एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन, अब ए किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और इसको हम ये लिख देंगे एन बाई एल इंटू एल। इससे क्या फायदा हो जाएगा? एन बाई एल जो हो जाएगा स्मॉल एन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो एल आ जाएगा दैट विल बी म्यू जीरो एन स्क्वायर, जे पाई पहले लिख देते हैं, एन प्रिपेयर। म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल।
तो ये हो जाएगा हमारा म्यू 0 पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल, ये इंडक्टेंस आ जाएगा सॉलिनॉइड का। कोई है ऑप्शन? म्यू 0 पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। A current I naught flows through a metallic circular loop of radius small r. As shown in the figure, resistance of the segment ABC is half that of ADC. Magnitude of magnetic field at the center O of the loop is. अब इसको देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करना कैसे है। मान लेते हैं यहाँ जो करंट जा रहा है दैट इज I1, और इधर जो जा रहा है दैट इज I2। ये मान सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है कि पहली बात तो ये है कि I0 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, पहली बात तो ये है। ठीक है, I0 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है यहाँ पे? अच्छा, ये चीज हो गई। अब दूसरी बात क्या है? I1 इंटू RABC इज इक्वल टू I2 इंटू RADC। ये क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल अक्रॉस ABC, और जो होगा वही पोटेंशियल अक्रॉस ADC होगा। और हमें एक इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? रेजिस्टेंस ऑफ सेगमेंट ABC, दैट इज RABC इज हाफ दैट ऑफ सेगमेंट RADC। ये दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है। तो अब हम इसको, ये वाली इक्वेशन हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हम ये जो ये वाली इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन रेजिस्टेंस के रिलेशन की, वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगा? I1 इंटू RABC की जगह RADC बाई 2 कर देंगे, इंटू I2 इंटू RADC। इससे ये कैंसिल हो गया। सो I1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I2। ठीक है, I1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I2। ठीक है। सो अब हमें ये पता है I0 जो है दैट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे I1 की जगह 2I2 लिख देते हैं। 2I2 प्लस I2। ये हम क्या कर रहे हैं? ये जो हमने ये वाली इक्वेशन निकाली है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इस चीज को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो ये चीज आ रही है। इससे क्या आ जाएगा? I2 विल कम आउट टू बी इक्वल टू I0 बाई 3। क्वेश्चन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, सच दैट हम I1 की वैल्यू 2I2 रख दे रहे हैं। उससे हमारा I2 कितना आ जा रहा है? I0 बाई 3। तो एक तो ये चीज आ गई, पता चल गई। दूसरी क्या आ जाएगी? और फोर्थ रिलेशन से क्या I1 क्या आ जाएगा? I1 विल कम आउट टू बी 2I2 I0 बाई 3। तो ये I1 हमारा ये आ गया। ठीक है, I1 भी आ गया। I1 इज कमिंग आउट टू बी ट्वाइस ऑफ I2। ठीक है, I1 इज कमिंग आउट टू बी ट्वाइस ऑफ I2। तो इसको हम लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। सॉरी, ये जो चीज है दिस इज 2I0 बाई 3, और ये जो चीज है ये किसके बराबर है? दिस इज I0 बाई 3। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं? अब अगर इस वाले के कारण देखेंगे, ठीक है, इस वाले के कारण देखेंगे, ABC के कारण देखेंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ओ पे वो कैसी होगी? ध्यान से देखिए, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स, ऐसी होगी। और अगर ADC के कारण देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड ओ पे होगी वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ ब्लैकबोर्ड्स इनवर्ड्स। तो एक दूसरे को अपोज करेंगी। तो अब ये क्या आ जाएगा? बी नेट इज इक्वल टू B1 माइनस B2। तो बी नेट क्या आ जाएगा? B1, B1 क्या हो जाएगा? म्यू 0 I1
म्यू जीरो आई वन अपॉन म्यू जीरो आई वन, अब देखिए क्या आ जाएगा। म्यू जीरो आई वन क्या है, टू आई नॉट बाई थ्री, म्यू जीरो आई वन अपॉन टू आर इंटू पाई अपॉन टू पाई। ठीक है, ये इससे चला जाएगा। माइनस म्यू जीरो अपॉन टू आर इंटू आई नॉट बाई थ्री इंटू पाई अपॉन टू पाई। ठीक है, इससे ये चला जाएगा। तो अभी क्या बन जाएगा, बी नेट हमारा क्या बन जाएगा, जस्ट लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। जो हमारा बी नेट बन जाएगा दैट विल बी टू म्यू जीरो आई नॉट अपॉन, ये क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व आर। ठीक है, ट्वेल्व आर। इसमें से माइनस क्या करना है, म्यू जीरो आई नॉट अपॉन टू टू जा फोर थ्री जा ट्वेल्व, अगेन ट्वेल्व आर। तो इससे हमारा जो बी नेट आ जाएगा दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू म्यू जीरो आई नॉट अपॉन ट्वेल्व आर। ये आंसर आ जाएगा। और ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, म्यू जीरो आई नॉट बाई ट्वेल्व आर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, आई वन के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड थी ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर प्लेन आउटवर्ड्स थी, वो बड़ी थी, तो वही हो जाएगा। मतलब उसका डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द लैपटॉप आउटवर्ड्स। ठीक है, तो म्यूजरो आई नॉट अपॉन ट्वेल्व आर कोई है इसमें ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड। सो इसका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, म्यूजरो आई नॉट अपॉन ट्वेल्व आर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है हमारा, द टेम्परेचर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज इंक्रीज्ड by a small amount delta T if the linear coefficient of thermal expansion of the metal is alpha, the approximate increase in the volume of its sphere is। तो हमें एक चीज पता है, जो रिलेशन होता है डेल्टा आर बाई आर, वो किसके बराबर होता है, अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। अच्छा, हमें एक चीज ये क्या है, डेल्टा आर बाई आर जो है दैट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ये अगर हमारा क्या कहते हैं, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मेटल अल्फा है, तो वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन विल बिकम इक्वल टू थ्री अल्फा। तो अगर हमें डेल्टा वी बाई वी करना है, निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री अल्फा डेल्टा टी, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हम सॉल्व करते हैं। डेल्टा वी पूछा है ना, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू फोर बाई थ्री वॉल्यूम पाई आर क्यूब इंटू थ्री अल्फा डेल्टा टी, ये हो जाएगा। थ्री से थ्री चला गया, इससे क्या आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू फोर, जैसे में फोर पाई अल्फा आर क्यू डेल्टा टी, ये जो है दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसका है हमारा फोर पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन नंबर वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। One main scale division of a vernier caliper is equal to 1 mm and the number of division of the vernier scale is 10. When both the jaws touch each other, the vernier scale shifts to the left of zero of the main scale in such a way that the fourth vernier scale division coincides the division on the main scale. If the vernier caliper measures the length of the wire to be 1 centimeter, the actual length of the wire is। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ नेगेटिव जीरो एरर है वर्नियर कैलिपर में। तो नेगेटिव जीरो एरर की मैग्नीट्यूड कितना है, नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू क्या है, जो हमारा वर्नियर कैलिपर है उसकी नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू माइनस
10 - 4, सॉरी नॉट 10 - 6, 10 - 4, 10 - 4 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। इसको ढंग से लिख दें, 0.01 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। तो ये जो है हम इसको ई से नोट कर देते हैं अभी। जो ई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -0.06 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी हमारी नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें एक्चुअल रीडिंग निकालनी है। तो एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाएगी, एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाएगी, दैट विल बी 1 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, और उसमें से जो भी एरर आती है, अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो वो सब्सट्रैक्ट कर दी जाती है। तो दैट सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ये। तो एक्चुअल रीडिंग जो आ जाएगी और एक्चुअल लेंथ जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एक्चुअल लेंथ विल बी इक्वल टू 1.06 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल लेंथ आ जाएगा 1.06 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाँ, इसमें ये तो देखा नहीं हमने कौन सा ऑप्शन सही है, आई एम रियली सॉरी। 1.6, 1 अच्छा, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। हो सकता है कि कहते हैं एनटी ने आपको दे दिया 1.04, बट दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। Consider three media P, Q, and R with refractive indices 1, 1.25, and 1.5 respectively. The medium Q having a thickness of 5 centimeter is placed between extended media P and R as shown in the figure. An object O is placed at the center of the medium Q. If viewed from the medium P near the normal direction, the apparent depth of O is h1. For similar observation from medium R, the apparent depth is h2. Value of h1 minus h2 is. Okay, चलिए करते हैं इसको। ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए H1 जो हो जाएगा, अब यहां से यहाँ इसकी दूरी कितनी होगी पहले इसको हम लिख देते हैं। ये जो O है ये कहाँ पे है, मिड पॉइंट पे, तो दिस विल बी 2.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ से कितनी दूरी है, ये भी 2.5 सेंटीमीटर होगी, मिड पॉइंट पे है ये। ठीक है, तो अब हम जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। तो 2.5 डी, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम एच का फॉर्मूला बता दें आपको, देन हम विल कैलकुलेट इट। एच इज इक्वल टू डी बाय म्यू होता है। सो H1 क्या हो जाएगा, डी क्या है, अगर हम P से देख रहे हैं तो इट विल बी 2.5 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ म्यू क्यू पी हो जाएगा, म्यू क्यू पी। तो ये क्या हो जाएगा, H1 दैट विल बी 2.5 अपॉन 1.25 होल डिवाइडेड बाय 1, ये हो जाएगा। तो इससे ये क्या आ जाएगा, 2। तो H1 क्या आ जाएगा हमारा, H1 आ जाएगा 2 सेंटीमीटर्स। H1 की वैल्यू ये आ गई। H2 इसी तरह निकालते हैं, H2 क्या आ जाएगा, अब हमें किस में देखना है, आर में। और ये क्या हो जाएगा, 2.5 होल डिवाइडेड बाय म्यू क्यू आर। तो H2 क्या हो जाएगा, H2 विल बी इक्वल टू 2.5 अपॉन म्यू क्यू आर। म्यू क्यू आर कितना हो जाएगा, 1.25 अपॉन 1.5, या ये ऊपर चला जाएगा, 1.5 ऊपर चला जाएगा, दिस इज 2, तो 2 इंटू 1.5। तो H2 क्या आ जाएगा, H2 विल कम आउट टू बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया। सो H1 माइनस H2 के मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी, H1 माइनस H2 की मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी 2 सेंटीमीटर
-3 सेंटीमीटर। इसको इंसर्ट करते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा? H1 - H2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? H1 - H2 को 1 सेंटीमीटर। H1 - H2 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का कोई आंसर है इसमें? वन, हाँ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ will be the correct answer for this question. Now let's come to the last question of this part. Okay, now let's read the question number 45. A point charge Q is placed inside a cavity with solid isolated conduct within a solid isolated conducting sphere. Consider points A, B, and C as shown in the figure, where the magnitudes of electric fields are EA, EB, and EC respectively. The points B and C are at the same distance from the center of the solid sphere. The correct option is, अब एक चीज याद रखिएगा, अगर हमने कोई चार्ज इसके अंदर रखा, तो ये अगर मान लीजिए हमने क्यू यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे पहले क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आएंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस यहाँ आएंगे। और जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस पे चले जाएंगे। ठीक है, चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, तो अब अगर इसको देखेंगे, तो यहां पे क्या होगा, अंदर भी क्या कहते हैं, अगर क्योंकि चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी होगी। तो जो ऑप्शन ए और फर्स्ट और थर्ड दिया है, वो तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता। ऑप्शन सेकंड या फोर्थ ही सही होगा। ठीक है, अब सेकंड और फोर्थ में से अगर हमें देखना है कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन, अब यहाँ पे देखिए कि बी, अब बी और सी पॉइंट जो है वो सिमेट्रिकल सिचुएशन पे है विद रिस्पेक्ट टू द आर सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो जो उसमें क्या होगा कि जो ये हमारा इनर चार्ज है, वो नहीं वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कारण, वो नहीं दिखेगा। बस दिखेगा क्या, जो बाहर पॉजिटिव चार्ज है, केवल वही। तो क्योंकि बी और सी सिमेट्रिकल सिचुएशन में, इसलिए ईबी विल बी इक्वल टू ईसी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ई इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ईबी इज इक्वल टू ईसी। ठीक है, सो आई होप आपको ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं यहाँ पे, वो सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है इसमें, तो यू कैन डायरेक्टली मेल मी इन द ईमेल आईडी दैट आई प्रोवाइडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं, आगे भी इसी तरह की सीरीज बनाते रहेंगे। इसके साथ ही हमारे नीट के जो क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस नीट 2026 के हम लोग ने सॉल्व कर लिए। ठीक है, सो लेट्स से गुड बाय टू ईच अदर। बाय बाय, टेक केयर।